हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। दोस्तों साथियों, आप लोगों के बंदी रक्षक के एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं और आप सभी भाई बंधुओं ने दोस्तों अपनी तैयारी को भली भांति आगे बढ़ाया होगा। आप सभी का ये पेपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा और आप सभी के द्वारा जो भी मेहनत करी गई है उसका परिणाम आप लोगों को अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। बाकी दोस्तों आप सभी जानते हैं आपके अन्य एग्जाम जो होने हैं, जैसे कि आपके आर के भी फॉर्म आए हैं, अधिशासी अधिकारी के आप लोगों के फॉर्म वगैरह आए थे, तो आप लोगों ने दोस्तों उन सभी फॉर्म वगैरह को भरा होगा। और आप सभी जानते हैं दोस्तों, अगर यूकेपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है तो दोस्तों यूकेपीएससी हमारे एग्जाम्स में करंट अफेयर्स के अच्छे खासे प्रश्न पूछता है। और दोस्तों महिला आरक्षण बिल 2023 अभी दोस्तों यहाँ लेटेस्ट और करंट है, हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है, जिससे दोस्तों आपके प्रश्न बनने के चांस थोड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वहीं दोस्तों आज हम लोग देखेंगे महिला आरक्षण बिल 2023 और इसी के साथ साथ दोस्तों कुछ करंट अफेयर्स के यानी नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा। दोस्तों आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। वहीं दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो और कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। आप जैसे ही हम लोग महिला आरक्षण बिल 2023 देखते हैं तो हमारे दिमाग में दोस्तों 4 से 5 प्रश्न बनते हैं, जैसे कि क्या है महिला आरक्षण बिल, किसने पेश किया है और किस नाम से इसको पेश किया गया है, लोकसभा व राज्यसभा में यह कब पास हुआ है, यह कब से लागू होगा और किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत यह लाया गया है। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो पहला प्रश्न लेते हैं हम लोग, क्या है महिला आरक्षण बिल। दोस्तों महिला आरक्षण बिल क्या है इसको देखते हैं। तो दोस्तों जो हमारा महिला आरक्षण बिल है यह लोकसभा व विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करेगा, यानी कि 1/3 आरक्षण मिलेगा दोस्तों महिलाओं को। आपने ध्यान में रखना है 33% सीटें आरक्षित होंगी या फिर 1/3 सीटें आरक्षित होंगी, दोनों में से जो भी वहाँ पर आए आप लोग उसको ऑप्शन में देख करके लगा सकते हैं। तो दोस्तों कहाँ पर है ये आरक्षण, तो लोकसभा और विधानसभा में महिला सीटों के लिए इनको यह आरक्षण दिया जाएगा, 33% आरक्षण। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने इसको पेश किया व किस नाम से इसको पेश किया गया है। अब देखिए दोस्तों महिला आरक्षण बिल को महिला आरक्षण बिल 2023 नाम से नहीं पेश किया गया है, तो आपने ध्यान में रखना है कि कानून मंत्री हमारे दोस्तों कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल अभी हाल ही में दोस्तों है कानून मंत्री बने हैं। तो दोस्तों कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 नाम से पेश किया है। तो दोस्तों महिला आरक्षण बिल 2023 किस नाम से पेश किया गया है, तो दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 इस नाम से इसको पेश किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है, तो दोस्तों कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा इसको पेश किया गया है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों कि लोकसभा व राज्यसभा में यह कब पास हुआ है। तो दोस्तों लोकसभा में आपने ध्यान में रखना है कि 19 सितंबर को यह बिल लोकसभा में पेश किया गया था। तो दोस्तों 19 सितंबर को लोकसभा में पेश किया गया है, 20 सितंबर को दोस्तों यह लोकसभा में पास हो गया था और इसके पक्ष में 454 वोट पड़े थे। अब दोस्तों आप लोगों ने पूरा डिटेल से अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। और 21 सितंबर को दोस्तों यह राज्यसभा में पास हुआ और इसके पक्ष में 214 वोट पड़े थे। तो दोस्तों यह याद करना ज़्यादा मुश्किल लगेगा नहीं, 19, 20, 21 डेट बिल्कुल एक के बाद एक है, तो आप लोगों को आसानी से यह याद भी हो जाएगा। बाकी दोस्तों महिला आरक्षण बिल ये जो है यह लागू कब से होगा अगर आपसे पूछा जाए, तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत में जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद लागू होगा। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों 2021 की जनगणना अभी तक नहीं हो पाई है और इसको अभी भी कंप्लीट होने में लगभग 1 से 2 साल लगेंगे, समय लगेगा दोस्तों इसमें अभी। और आप सभी जानते हैं कि लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद यह लागू होगा। और लोकसभा सीटें दोस्तों कब तक के लिए फिक्स है, तो 2026 तक के लिए हमारी लोकसभा सीटें एकदम फिक्स करी गई हैं। 2026 के बाद ही दोस्तों लोकसभा सीटों का परिसीमन किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 2026 तक तो यह महिला आरक्षण बिल जो है, यह महिला आरक्षण जो है यह दोस्तों लागू नहीं होने वाला है। तो आपने ध्यान में रखना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत में जनगणना और लोकसभा सीटों के परिसीमन के बाद लागू होगा। तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि 2026 के बाद ही यह लागू हो सकता है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों कि किस संविधान संशोधन विधेयक के तहत यह लाया गया है। अब दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आपने इसको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों 128वें संविधान संशोधन विधेयक के तहत यह हमारा महिला आरक्षण बिल लेकर के आया गया है। बाकी दोस्तों आपने एक नोट के तौर पर, अन्य एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के तौर पर आपने ध्यान में रखना है कि जो ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल है यह नई संसद भवन में पेश होने वाला पहला बिल बना है। वहीं दोस्तों आप नई संसद भवन में हमारा जो सबसे पहला बिल रखा गया है वह कौन सा रखा गया, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल नई संसद में पेश होने वाला पहला बिल बना है।
और दोस्तों नए संसद से रिलेटेड आपके जितने भी प्रश्न हैं उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उसका लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां जाकर के दोस्तों उस वीडियो को चेक कर सकते हैं, आपके प्रश्न बनने के चांस वहां से भी काफ़ी अधिक हैं। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखना है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपने फिर से ध्यान में रखना है दोस्तों कि महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। तो दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि महिला सीटों के आरक्षण को लेकर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में कितने बिल का प्रस्ताव रखा है, तो आपने ध्यान रखना है कि 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा है। अब दोस्तों यह 4 संशोधन बिल कौन से हैं, अब हम लोग इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला संशोधन बिल है, इसके तहत पहली क्लॉज आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। अब दोस्तों पहले संशोधन बिल के तहत हमारे आर्टिकल 239 में 239 ए जोड़ा जाएगा और इसके तहत दोस्तों दिल्ली की जो विधानसभा है वहाँ पर दोस्तों महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा, यानी कि 33% सीटें आरक्षित हो जाएंगी। दूसरा संशोधन बिल दोस्तों हमारा कहता है, इसके तहत आर्टिकल 330 में 330 ए जोड़ा जाएगा, जिसके तहत महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। अब दोस्तों पहले आपने ध्यान में रखना, दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित करा जा रहा था, और दूसरे संशोधन बिल के तहत महिलाओं के लिए दोस्तों लोकसभा में 33% आरक्षण होगा। और कौन सा आर्टिकल जोड़ा जाएगा, तो 330 का ए जोड़ा जाएगा। तीसरा संशोधन बिल कहता है दोस्तों हमारा, इसके तहत आर्टिकल 332 में नया आर्टिकल 332 ए जोड़ा जा रहा है, जिसके तहत राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। अब दोस्तों देखो, सबसे ऊपर हम लोगों ने देखा कि दिल्ली जो हमारी विधानसभा है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दोस्तों, तो वहाँ की जो विधानसभा है उसमें महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्वेशन सुनिश्चित हो जाएगा। बाकी दोस्तों दूसरे संशोधन बिल के तहत लोकसभा में दोस्तों 33% आरक्षण होगा महिलाओं को, और तीसरे संशोधन बिल के तहत प्रत्येक राज्य की राज्य विधानसभाओं में 33% सीटों का प्रावधान महिलाओं के लिए होगा। तो आपने तीनों को ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों चौथा संशोधन बिल हमारा कहता है, इसके तहत आर्टिकल 334 में एक नया आर्टिकल 334 ए जोड़ा जाएगा, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। तो दोस्तों आपने यह तथ्य को बिल्कुल एकदम गांठ पाड़ लेना है, ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाएगा कि महिला आरक्षण बिल कितने सालों के लिए लाया गया है, क्या ये परमानेंट है, तो नहीं दोस्तों यह परमानेंट नहीं रहेगा। यह अभी केवल दोस्तों 15 सालों के लिए लाया गया है, और दोस्तों इन 15 सालों के बाद इसके आरक्षण को बढ़ाने का अधिकार संसद के पास होगा। तो आपने ध्यान में रखना है, चारों ही संशोधन बिल को किसने इसको पेश किया है, तो केंद्रीय मंत्री दोस्तों हमारे कानून मंत्री जो हैं अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में दोस्तों 4 संशोधन बिल का प्रस्ताव रखा था, और आपने इन चारों संशोधन बिल को भली भांति तैयार कर लेना है। दोस्तों आपके बड़े एग्जाम्स में यहाँ से प्रश्न बनने के चांस ज़्यादा हैं। बाकी दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि क्या यह महिला आरक्षण बिल पहली बार लाया गया है, तो नहीं दोस्तों, इसका भी अपना एक इतिहास है। सबसे पहले इसको कौन लेकर के आया था उसको हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों वर्ष 1996 को HD देवगौड़ा सरकार ने इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन यह पारित नहीं हो सका था। तब दोस्तों यह पारित नहीं हो पाया था, और यह बिल दोस्तों 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि सबसे पहले इस बिल को वर्ष 1996 में HD देवगौड़ा सरकार ने संसद में पेश किया था, लेकिन तब दोस्तों यह पारित नहीं हो पाया था। और दोस्तों जब यह बिल लेकर के आए थे HD देवगौड़ा सरकार, तो यह बिल दोस्तों यह 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में यह पेश हुआ था। वर्तमान वाला दोस्तों 126वें संविधान संशोधन विधेयक के तौर पर पेश हुआ है। तो आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। बाकी दोस्तों आपने कुछ अन्य तथ्य भी इसके बारे में ध्यान में रखने हैं, जैसे दोस्तों वर्तमान में लोकसभा में महिला की सीटें कितनी हैं। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि वर्तमान में कुल 543 सीटों में से वर्तमान में दोस्तों लोकसभा में महिला सीट 82 है, यानी दोस्तों अगर हम इसका प्रतिशत निकालते हैं तो लगभग दोस्तों 15.21% यह बैठता है। वहीं दोस्तों जब यह महिला आरक्षण बिल लागू हो जाएगा तो दोस्तों लोकसभा में की जो अभी 543 सीटें हैं, इसमें से 181 सीटें यानी लगभग 33% सीटें कह लो, या फिर कह लो 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है, वर्तमान में 543 में से 82 सीटें वर्तमान में महिला सीट हैं। वही दोस्तों इस महिला आरक्षण बिल के लागू होने के बाद ये आंकड़ा पहुंच जाएगा 181, यानी कि दोस्तों 33% सीटों में पहुंच जाएगा, या फिर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको महिला आरक्षण बिल भली भांति समझ में आया होगा, और दोस्तों इससे रिलेटेड आपके कोई भी प्रश्न अब गलत नहीं होंगे।
इसके बाद दोस्तों अब हम लोग कुछ प्रश्न देखते हैं जो महत्वपूर्ण रहेंगे आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है, वहीदा रहमान जी को वर्ष 2023 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। दोस्तों वर्ष 2022 में दादा साहब फाल्के किसको दिया गया था? तो दोस्तों आशा पारेख जी को यह पुरस्कार दिया गया था, आपने ध्यान में रखना है। वहीं दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे कि वहीदा रहमान जी को वर्ष 1972 में पद्मश्री व वर्ष 2011 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा दोस्तों जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार है यह सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान है और इस पुरस्कार के साथ 10 लाख रुपए, स्वर्ण कमल व शॉल दिया जाता है। ये दोस्तों आपके पहले प्रश्न के साथ मैं आपको अन्य फैक्ट भी बताते रहूँगा। हर प्रश्न के साथ दोस्तों आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स मिलेंगे जिससे कि दोस्तों आपकी स्टैटिक जीके भी थोड़ी सी मजबूत हो जाएगी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो दोस्तों नाटो का 31वां सदस्य देश दोस्तों हाल ही में फिनलैंड बना है, आपने ध्यान रखना है इसे। वही दोस्तों हम लोग देखते हैं अगर नाटो की फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में बोलेंगे दोस्तों इसको उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। बाकी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नाटो की स्थापना कब हुई थी, जो कि दोस्तों अभी नाटो भी थोड़ा सा हाल ही में चर्चित रहा है कुछ समय से, जब से दोस्तों रूस और यूक्रेन का विवाद रहा है तब से दोस्तों नाटो थोड़ा सा चर्चित है। तो दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न बनने की संभावना है, तो आपने ध्यान रखना है कि नाटो की स्थापना दोस्तों 4 अप्रैल 1949 को करी गई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस टीम ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? तो दोस्तों जर्मनी ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। किसको हराकर जीता दोस्तों? तो बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन इस बार भारत में किया गया था और भारत के किस राज्य में किया गया था? तो दोस्तों भारत के उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर और राउरकेला में 13 से 29 जनवरी के बीच यह आयोजित किया गया था और इसमें दोस्तों जो विनर टीम रही थी वह जर्मनी रही थी। अगला प्रश्न दोस्तों, कौन भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं? और दोस्तों आपने बताना है कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन से भारतीय मूल के व्यक्ति बनाए गए हैं। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपने ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अजय बंगा। दोस्तों भारतीय मूल के अजय बंगा को विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बनाया गया है। बात करी जाए दोस्तों वर्ल्ड बैंक की स्थापना की, तो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना करी गई थी और दोस्तों इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो दोस्तों अरीना सबालेंका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब जीता है। वहीं दोस्तों ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है? तो दोस्तों पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? तो दोस्तों आपने बताना है कि नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा BVR सुब्रमण्यम। दोस्तों BVR सुब्रमण्यम जी को नीति आयोग के नए CEO बनाया गया है। वहीं दोस्तों अगर बात करी जाए कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और इस समय PM नरेंद्र मोदी दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। वहीं दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाएं तो आपने ध्यान रखना है कि सुमन बेरी जी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों नीति की फुल फॉर्म क्या रहेगी अगर आपसे पूछा जाए तो आपने ध्यान रखना है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बाकी दोस्तों इसकी स्थापना कब करी गई थी? तो दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। तो दोस्तों पहले नीति आयोग का नाम क्या था? तो दोस्तों पहले यह योजना आयोग के तौर पर काम करता था, मगर दोस्तों 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, कौन इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है? दोस्तों इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बना है? तो आपने ध्यान रखना है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक दोस्तों इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक बना है। अब दोस्तों इसमें कौन सी सामग्री ऐसी यूज करी गई है? तो दोस्तों इस डेबिट कार्ड को पॉलीविनाइल क्लोराइड सामग्री से तैयार किया जाएगा, जो कि एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? तो
तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। और दोस्तों किसको हराकर यह खिताब जीता? तो दोस्तों हमारे भारत देश को हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, पीएम मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? तो दोस्तों आपने ध्यान में रखना है, थोड़ा सा पुरस्कार का नाम लंबा है, तो आप ध्यान रखिएगा कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से फ्रांस देश ने पीएम मोदी जी को सम्मानित किया है। वहीं दोस्तों इसी पुरस्कार से मिलता जुलता एक और पुरस्कार है जो कि दोस्तों ग्रीस की राष्ट्रपति के द्वारा हमारे पीएम मोदी जी को दिया गया है, और इस पुरस्कार का नाम है दोस्तों द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। देखिए दोस्तों दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझना। उसमें द लीजन ऑफ ऑनर है और इसमें दोस्तों द ऑर्डर ऑफ ऑनर है। तो दोस्तों द लीजन ऑफ ऑनर फ्रांस देश ने सम्मानित किया है पीएम मोदी जी को, और दोस्तों द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ग्रीस की राष्ट्रपति जी के द्वारा पीएम मोदी को इससे सम्मानित किया गया है। दोनों ही दोस्तों सेम है, आप दोनों में ही कंफ्यूज ना होइएगा। और दोस्तों हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो दोस्तों जल के लिए बजट अपनाने वाला भारत का दोस्तों पहला राज्य बन गया है केरल, आपने ध्यान में रखना है। वही दोस्तों देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है अगर आपसे पूछा जाए, तो दोस्तों देश का पहला संविधान साक्षर जिला केरल का कोल्लम जिला बना है। यानी कि दोस्तों यह जो जिला है यहाँ के सभी व्यक्ति संविधान के प्रति साक्षर हैं, यानी कि सभी को अपने संविधान के प्रति सभी विषयों का ज्ञान है। इस प्रकार की चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। तो दोस्तों देश का पहला संविधान साक्षर जिला केरल का कोल्लम जिला बना है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना करना पड़ा है तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप लोग मुझे वह भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोगों को ये कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी दोस्तों आपको आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। दोस्तों धन्यवाद।